अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स ऑन। मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल शेख और आज के मैच में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान एक मर्तबा फिर हार चुका है इंग्लैंड से, सेकंड टेस्ट भी। अब देखना है कि थर्ड टेस्ट मैच पाकिस्तान कैसा खेलता है। ये सारी आज प्रेडिक्शंस और सारा हम इसके ऊपर तबसरा करेंगे। यहाँ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो से इरफान जहीर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। काफी हाल तो उतरा ठीक। उतरा चेहरा आपका लग रहा है आज। आप पूरे मेरे ख्याल है पाकिस्तान शायकीन क्रिकेट जितने भी क्रिकेट लवर बिल्कुल। हैं सबके ऐसी मायूसी होगी बिल्कुल। आज। हम पूछ लेते हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबू बकर बिलाल जो कि मुल्तान में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। है बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आप ठीक है? ठीक है। आप नहीं मायूस? आपकी आवाज भी मुझे मैं थोड़ी डाउन लग रही है आज। मैं यकीनी तौर पर मायूस हूँ क्योंकि मैंने बहुत करीब से ये शिकस्त देखी हम्म। है। और चौथा दिन बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुल्तान टेस्ट का चौथे दिन रिजल्ट आ जाएगा, हम्म। लेकिन अच्छा अबू रिजल्ट बकर, आया और चूंकि वो आप वहां पे मौजूद थे, सबसे पहला सवाल हम आपसे ही पूछते हैं कि पाकिस्तान क्यों हारा, वो क्या मेन रीजंस आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं हमारे लिए? सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, मैं सुन नहीं अबू पाया। बकर, क्योंकि आप वहां पे मौजूद थे, आपने सब कुछ आंखों देखा, हाल था आपके सामने। पाकिस्तान हारा क्यों, उसके क्या मेन रीजंस थे, वो आप हमारे लिए प्लीज लिस्ट डाउन कर लें। देखिए, जो दूसरे दिन का पहला सेशन था, लंच से पहले जो पाकिस्तान टीम ने एक सेशन के अंदर 8 विकेटें अपनी गंवाई, मैं समझता हूँ कि वो वहां पे एक लम्हा ऐसा आया था कि पाकिस्तान के हाथ से लग रहा था कि टेस्ट मैच निकल गया है। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान ने एक अच्छा बाउंस बैक किया, 355 रन तक उनको रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि इंग्लैंड के भी जो आखिरी 5 खिलाड़ी थे वो हमने 70 रन पर आउट किए थे। तो पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया, लेकिन उसके बाद 355 रन को जो चेस करने के लिए एक अप्रोच चाहिए थी वो नजर नहीं आई। और उसके बाद जो उनके फास्ट बॉलर जिन्होंने 3 मैजिकल बॉल्स की, बाबर आजम, असद शफीक को, वो मैं समझता हूँ कि मैच का फिर एकदम पासा पलट गया था और इंग्लैंड के हक में चला गया। ठीक है इरफान, आपके लिए वो क्या रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा? देखिए, ये काफ़ी लंबी डिस्कशन होगी इस पे। तो जिस तरह मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, सबसे पहले तो टीम सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। कि हमारी टीम सिलेक्शन ही अप्रोप्रिएट नहीं थी। जिसमें अगर 2-3 मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, तो सबसे पहले ये था कि जब अजहर अली को इस स्क्वाड का पार्ट नहीं रखा गया तो उनकी जगह तीसरे नंबर पे बैट्समैन को आना चाहिए था। शान और वो मसूद। प्योरली हमारे पास जो ठीक है। चॉइस थी वो शान मसूद की होनी ठीक चाहिए है। थी। सेकेंडली, अगर आपने नवाज को एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खिलाना था तो वो उसकी कुछ समझ नहीं आती, और अगर आपने समझते थे कि स्पिनिंग ट्रैक है उसमें हेल्पफुल हो सकता है, तो ओबियसली नुमान आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए थी। नुमान ने 1.5-2 साल से बड़ा अच्छा इन कंडीशन के ऊपर परफॉर्म किया हुआ था और वो इन कंडीशन को यूटिलाइज अच्छा करता है। डोमेस्टिक आपका पूरा सीजन खेला हुआ था, तो नुमान आपकी फर्स्ट चॉइस होनी, क्योंकि नवाज जो है वो T20 के या ODI के हिसाब से बॉलिंग करता है। उसकी लेंथ को अगर आप देखें और उसकी जो लाइन भी है वो भी समहाउ उसी तरह होती है। तो ये मेरा ख्याल है 2 बड़ी मिस्टेक थी। तीसरा मिस्टेक आपकी ये थी कि आपको अपने जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें पेस अटैक के ऊपर भी देखना चाहिए था, रिव्यू करना चाहिए था। जब आपको पता था कि आपके मेन 2-3 प्लेयर इंजर्ड नहीं है, तो आप हसनैन, हसन अली या किसी एक को रख सकते थे जो कि आपके सेकंड चॉइस के तौर पे अवेलेबल थे। और आपको हसन अली अभी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो आपका फ़हीम अशरफ को प्रेफरेंस देना, मोहम्मद अली को प्रेफरेंस देना, ये बिल्कुल समझ नहीं आई। या अब्बास आपका पीछे काफ़ी अर्सा लंबा टाइम तक आपका एक परमानेंट मेंबर टीम का रहा, उसको देखा जा सकता था। क्या उसके अलावा मीर हमज़ा की हमने बात की, हम्म। उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ, उसको आप देख सकते थे। बट अगर आप फ़हीम अशरफ या मोहम्मद अली को समझ रहे थे कि ये कुछ ऐसा आउट ऑफ द वे जाके आउट ऑफ बॉक्स कोई अप्रोच कर रखेंगे और कुछ कर जाएंगे, तो हमें लगा नहीं। और उसी का रिजल्ट इवेंचुअली हमने रिजल्ट में भी देखा कि दोनों बॉलर्स दोनों इनिंग्स के अंदर विकेट लेस थे। और ये मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे तो कोई ऐसा मैच याद नहीं आ रहा कि हमारा जो पेस अटैक है वो 20 विकेटों में से कोई विकेट ना ले सके हों। तो ये जिस तरह मैंने भी कहा, अबू बकर ने भी कहा, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप बॉलिंग अटैक लाइनअप। लगा। अगर आप इसमें से एक लम्हा सोच लें कि हम अबरार को भी माइनस कर देते, जिस तरह पहले मैच में अबरार को नहीं रखा आपने, हम्म। और इस बॉलिंग लाइन के अंदर अबरार भी ना डालते ही है, तो आप सोचें कि पाकिस्तान किधर खड़ा था। चले, आपने अबरार को डाला, उस अकेले वन मैन आर्मी के तौर पे उसने लड़ा, उसने आपको दोनों मैचेस में अच्छी बॉल करके दी। फिर इसी तरह थोड़ा सा चिप इन किया साथ जायद महमूद ने, तो दोनों ने समहाउ अच्छी बॉलिंग करके दोनों इनिंग्स के अंदर मेरा ख्याल है कि एक मोर देन रीजनेबल टोटल से रिस्ट्रिक्ट किया। आपने देखे पहले में 282 किया,
फिर उन्होंने सेकंड में भी 275 किया, तो आपके पास एक चांस, आउटसाइड चांस बन गया फिर पहले टेस्ट की तरह कि आप उसको चेज कर सकते हो। और ये एक अच्छी चीज़ ये थी इस मैच के अंदर कि आपकी विकेट बेहतर बिहेव कर रही थी। बिल्कुल। आल दो के 2-4 बॉल ऐसी लगी जो क्रैक के ऊपर जाके सीम लगी, और जैसे हम बात कर सकते हैं बाबर आजम की विकेट की, वो बॉल लग के बहुत ज़्यादा अंदर आई। बाबर ने इवन लेफ्ट कर रहे थे और वो अंदर आने की वजह से क्लीन बोल्ड हो गए। इसी तरह अगर हम रिजवान का डिसमिसल देखें तो वो भी बहुत अच्छा बॉल स्क्वेयर किया उन्होंने, जिमी एंडरसन ने। तो ये दो एक ऐसी बॉल थी लगी, बट ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा कोई बॉल फास्ट मूव की मूवमेंट थी नहीं। बट जो डिफरेंस नज़र आया, अगर दोनों टीमों का इस मैच के अंदर आप प्योरली डिफरेंस देखेंगे किस वजह से वो मैच जीते, तो उनकी पेस अटैक था। ठीक उनके है। पेस अटैक के अंदर एक्सपीरियंस नज़र आया, स्किल नज़र आई, उनके अंदर एनर्जी नज़र आई, जबकि कंपैरेटिवली हमारे दोनों जो पेस अटैक थे उनके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आया। तो उसके ना हमें पेस नज़र आया, ना एनर्जी नज़र आई, ना उनके अंदर कुछ स्किल नज़र आई, ना इनोवेशन नज़र आई। तो उनके जेमी एंडरसन की बात करें, रॉबिन्सन की बात करें, मार्क वुड ने तो आज कमाल कर दिया। जो डिफरेंस आज बेसिकली जो था, हमारे पास आज भी 4 विकेटें गो चुके थे, हम फिर भी 6 विकेटें थी और 157 करना था, तो फिर भी एक हमारे पास अच्छा चांस था कि हम करें। और ख़ास तौर पे जब फ़हीम अशरफ आउट हो गए तो 80 रन की जो पार्टनरशिप थी सऊद शकील की और उसके बाद नवाज के साथ, तो वो बड़ी हेल्पफुल थी और बड़ा अच्छा जा रहे थे। और हार्डली 10-15 मिनट पहले कल की तरह आज भी जब लंच होने जा रहा था और उसमें दोनों विकेट गवा बैठे, तो मेरा ख्याल है वो दोनों का आउट होना उस टाइम, अगर ये लंच तक किसी तरह सरवाइव कर लेते और बाद ठीक है। में अच्छा 50-60 इरफान, रन आप हो टीम जाने थे। सिलेक्शन के ऊपर काफी तनकीद कर रहे हैं, तो टीम सिलेक्शन में फेलियर है किसका? देखें, अभी तो मैं सारों को इसमें ब्लेम डालूंगा। सबसे पहले तो टीम सिलेक्शन के अंदर आपने प्लेयर सही सिलेक्ट नहीं किए, जो लड़के पार्ट होने चाहिए थे वो नहीं है। फिर आपकी देखिए टॉप से लेके बॉटम तक तमाम मैनेजमेंट उधर है। चेयरमैन पीसीबी, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, फिर आपके चीफ सिलेक्टर, फिर आपके कोच सारे, मतलब किसका सीईओ साहब, सारे उधर है। अगर इतने सारे नाम होने के बावजूद और सबका यही कहना जी हम क्रिकेट के लिए समझ रखते हैं, क्रिकेट को जानते हैं। चेयरमैन साहब की तो स्टेटमेंट रही शुरू से, जब से उन्होंने ये ओहदा संभाला, उन्होंने कहा कि अगर चेयरमैन क्रिकेटर होगा तो कोई उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, उसको कोई ऐसा उनको नो हाउ होगी उनको गेम हाँ की ना होगी। वो ऑब्वियसली। हर जगह वे चाहे पिच की बात करे, टीम सिलेक्शन की बात करे, कैप्टनसी की बात करे, उन्होंने कहा जी मेरे से ज़्यादा किसको नॉलेज होगी। जब इस तरह के रिजल्ट आते जा रहे हैं, हर इवेंट आप हारते जा रहे हैं, आप अगर टेस्ट सीरीज की अभी चले बात कर लेते, ओडीआई T20 पे तो हमने बहुत रोना रो लिया, रिजल्ट हमारे सामने। तो टेस्ट के अंदर भी देख लें कि श्रीलंका से आप, एक श्रीलंका टेस्ट में बहुत नीचे की टीम है, बड़ी मुश्किल से आपने वो सीरीज ड्रॉ की। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया आपके घर में आके 16 साल बाद आया, आपको सीरीज 1-0 से हरा गया। बिल्कुल। इसी तरह वो भी एक टेस्ट आपने बाबर की ब्रिलियंट इनिंग्स और रिजवान की इनिंग की वजह से बच गए आप अल्लाह की तरफ से। इसी तरह इस सीरीज के अंदर भी आपसे 2-0 से इंग्लैंड जीत गया, वो भी 17 साल बाद आए। तो ये कंडीशन जो एशिया की कंडीशन होती है, ये तो इनके लिए वैसे ही एक बड़ी हॉरिबल होती है। और 2000 में जो एक सीरीज नासिर सैन की कैप्टनसी में इंग्लैंड हमसे जीता था, वो भी बड़ी मुश्किल से जीते थे। लाइट काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी कराची का, शायद लोगों को याद होगा। पहली दफ़ा इंग्लैंड ने हमें किसी भी टीम ने हमें डिफीट दी थी, जो इंग्लैंड ने हमें शिकस्त दी थी कराची स्टेडियम के अंदर, तो वो भी एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। तो आपने ओवरऑल ये देखा कि आपकी क्रिकेट इम्प्रूव करने की बजाय कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ आ रही है। बिल्कुल। मैं हमेशा इसमें मानता हूँ कि सबसे पहले 2 चीज़ें आप जब करते हो तो उसका ट्रिगर डाउन इफेक्ट नीचे की तरफ आता है। एक, आपको नंबर 1 प्रोफेशनल कोच रखना पड़ेगा। आप इस तरह नहीं कर सकते कि किसी ने, आपका अच्छा बैट्समैन है तो उसको बैटिंग कोच लगा दे, अच्छा जी वो फलानी टीम का असिस्टेंट कोच रहा है तो उसको कोच लगा दे। आप चलाऊ काम नहीं चला सकते, आपको प्रॉपर प्रोफेशनल चाहिए, जिसे जैसे कहा आप जाता पहले है। भी कहते रहे कि आप कोई मतलब बाहर से कोच लाएं जिसपे ना कोई अरे, नेपोटिज्म हो सके बिल्कुल और ऐसा वो ही है। सही तरह ट्रेन सख्ती से कर सके देखिए लड़कों उसमें को। 2 चीज़ें हैं। एक एक बड़ी फेमस सेइंग है, हर प्रोफेशन के लिए बोला जाता है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। बिल्कुल। आप जिसका एक्सपीरियंस है उसको लाना चाहिए। मैं तो हमेशा ये बात कर रहा हूँ, किसी तरह पाकिस्तानी टीम, अगर ये पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है वो एंडी फ्लावर या गैरी क्रिस्टन में से किसी एक को मना के ले आते हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो शेप है वो चेंज हो सकती है। इवन दो मिकी आर्थर को भी ट्राई की जा सकती है, बट जिस तरह उनको एक्सपेल किया गया, निकाला गया, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया गया, शायद वो चीज़ें रिस्टोर होने में टाइम लगेगा, वो शायद ना कर पाएँ। तो क्योंकि उस टाइम उनके एरा के अंदर बहुत अच्छी टीम, एक बैलेंस बन चुकी। दूसरा, आपको अगर लॉन्गर रन में कुछ करना है तो आपको कुछ ऐसा, आपको कैप्टन चाहिए जो अग्रेसिव हो। इस तरह की अनफॉर्चुनेटली अप्रोच के साथ T20 में भी आपने देख लिया, एक 40-50 की क्रिकेट खेल रहे हैं,
ओडीआई के अंदर आप 250-60 की क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट के अंदर भी आपको कुछ समझ नहीं आती, आपने तेज़ खेलना है, रुक के खेलना है, या तो बहुत तेज़ खेल के सारी विकेटें गवा देते हैं, अगर रुकते हैं तो बिल्कुल एक शेल में चले जाते हैं कि आप उसको ड्रेस नहीं कर पाते। तो एक पूरा ओवरऑल आपको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। अब वो होगा कब, कैसे होगा, ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, इनको एक जो रे ऑफ होप मिल जाती है या सर्वाइव कर जाते हैं। आप देखेंगे वर्ल्ड कप में बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, करते कराते दुआएं दुआओं के साथ फाइनल तक पहुंच गए, तो एंड में स्टेटमेंट क्या आई, हमने तो देखे बहुत अच्छा खेला, हमने फाइनल खेला। एशिया कप में भी जिस तरह आप करते कराते तो उसके नसीम शाह के 2 छक्के लग गए, आप फाइनल में पहुंच गए। आप देखें हम फाइनल तो हार गए लेकिन हमने फाइनल खेला। हर सीरीज आप हारे हैं, हर सीरीज में आपका बुरा रिजल्ट है, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं? चीज़ें बिल्कुल इंप्रूव नहीं हो रही। आपको थिंक टैंक को चाहिए कि आप बैठें, ये क्योंकि मैं बार बार एक बात करता हूँ, कोई भी स्पोर्ट्स अगर सरवाइव करती है, चलती है, अगर बचती है, वो तो इसी वजह से अगर सरवाइव करती है कि अगर आपको उसमें से विक्ट्रीज मिलती हैं। अगर आपको गॉड फॉरबिड विक्ट्रीज नहीं मिलती तो क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उस पर फाइनेंशियल्स कम हो जाते हैं, व्यूअरशिप कम हो जाती है, वो स्पोर्ट फिर इवेंचुअली खत्म हो जाती है। हमारे सामने हॉकी की मिसाल है, हमने अपनी आंखों के सामने उसे खत्म होते हुए देखा, स्क्वॉश को खत्म होते हुए देखा और ऑब्वियसली आप बाकी सही स्पोर्ट्स को कह भी रहे हैं देखा। इरफान कि हम खुद उस पाथ पे जा रहे हैं जहाँ पे फिर लोग भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लोग भी बहुत डिसहार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अबू बकर, बेन स्टोक्स हमने देखा कि बहुत एग्रेसिव प्लेयर हैं। ब्रैंडन मैकलम भी अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, वो कोच कर रहे हैं इंग्लैंड की टीम को। तो आपको क्या लगता है कि इस एग्रेशन की वजह से वो लोग जीते? और उन्होंने, हमने देखा कि 5 की ज्यादा, मतलब 5 अबव एवरेज से उन्होंने खेले दोनों मैच। तो आपको क्या लगता है कि इज दिस एग्रेशन जो हम लैक कर रहे हैं और जो इंग्लैंड का विनिंग फैक्टर था? देखिए, आज एक और बहुत बड़ा जुमला बोला है बेन स्टोक ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनसे सवालात हो रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जो 100 साल से टेस्ट क्रिकेट हो रही है, हम उसको बदलना चाहते हैं, हम मॉडर्न उसके क्रिकेट। टेम्पो को चेंज कर, मॉडर्न डे क्रिकेट को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से जोड़ा है। और जिस किस्म की क्रिकेट उन्होंने डिस्प्ले की है, जो उन्होंने प्रैक्टिकली पूरी दुनिया के सामने शोकेस की है पाकिस्तान में सीरीज में खेलते हुए, वो उन्होंने बता दिया कि हम टेस्ट क्रिकेट किस किस्म की खेलना चाहते हैं। बहुत अच्छे से इस बात पे भी डिबेट हो रही है कि टेस्ट मैच को 4 दिन तक लाया जाए। और इसमें बहुत सारे साबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स भी हैं जो कि ये जिन्होंने ये मुतालबा किया हुआ है कि वो टेस्ट क्रिकेट को 4 रोज पर देखना चाहते हैं, ताकि टेस्ट क्रिकेट मोर इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो पैदा हो सके। तो अब ये तो अग्रेशन उनका था, उन्होंने पहले दिन से शो किया। पहले दिन जब वो पिंडी के अंदर उतरे तो उन्होंने 500 प्लस स्कोर आपको इस सामने एक दिन के अंदर करके दिया। और इससे पहले जो वो 3 रोजा अबू धाबी के अंदर प्रैक्टिस मैच खेलते आ रहे थे, जो उन्होंने एक अबू धाबी की टीम के साथ प्रैक्टिस मैच खेला था, उसके अंदर भी उन्होंने एक दिन के अंदर 500 प्लस रन किए थे। उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले इस चीज की तैयारी की थी कि अगर हमें इतने रन बनाने हैं तो हमारा टेम्पो क्या होना चाहिए, हमें किस किस्म की क्रिकेट खेलनी चाहिए। और हैरी ब्रूक जो बिल्कुल नौजवान है, जिनका को बहुत बड़ा इंटरनेशनल कैरियर नहीं है और पाकिस्तान में खेलने का खास तजर्बा भी नहीं था उनके पास। टेस्ट कंडीशन में तो वो पहली बार खेले थे, T20 वो खेल चुके थे। उन्होंने खेल के दिखाया कि इन कंडीशंस के अंदर कैसे बैटिंग की जाती है। उन्होंने सेंचुरी स्कोर की इस मुश्किल कंडीशन में, सेंचुरी स्कोर की जिसको कहा जाता है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स जो है वो सब कॉन्टिनेंट की विकेट्स पर आकर हार जाते हैं। अगर आप ओवरऑल देखें पाकिस्तान की 75 साल की तारीख के अंदर इंग्लैंड ने पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर कितने मैचेस जीते हैं? 2 ये मैच जीते हैं। इससे पहले एक मैच जिसका जिक्र अभी इरफान जही ने किया, वो माइकल वॉन की कप्तानी में वो जीते। और उससे पहले एक डेविड गोवर की कप्तानी में मैच जीते। टोटल 4 मैचेस इंग्लैंड ने पाकिस्तान के अंदर आज तक जीते हैं और उनके अंदर ये 2 मैचेस शामिल हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंग्लिश टीम्स जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में आकर स्ट्रगल करती हैं। लेकिन हमने पहले मैच के अंदर गलती की, जो जिस किस्म की पिच बनाई उसका उनको स्ट्रेट अवे फायदा मिल गया और उन्होंने लंबे रन कर दिए, क्योंकि विकेट जरूरत से ज्यादा ही फ्लैट थी। और जो दूसरी तरफ मुल्तान के अंदर जब हमने स्पिन ट्रैक बनाया तो उन्होंने अपनी मुकम्मल तैयारी की है। और देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसा इरफान ने भी कहा कि हमारी 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की हैं और उनकी जानिब से उनके फास्ट बॉलर ने ज्यादा विकेट हासिल किए हैं ओवरऑल अगर देखा जाए। आज भी मार्क वुड ने 4 आउट किए हैं, तो उनके फास्ट बॉलर्स ने अपनी स्किल शो की है, अपना एक्सपीरियंस शो किया है। और उन्होंने जो एक पिच के ऊपर जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पे मौका था, जहाँ से फायदा उठाया जा सकता था, वो क्रैक्स थे। उन क्रैक्स को सही जगह पे बॉल करके उन क्रैक्स के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के आउट किए, यूटिलाइज किए। पाकिस्तान के बैटर्स आउट नहीं हो रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो क्रैक्स का फायदा उठाया है उन्होंने भरपूर अंदाज से। ये आपके एक्सपीरियंस के साथ होता है। ये कभी भी फहीम अशरफ नहीं
इतनी जल्दी उठा सकते जिनकी अपनी जगह इनसिक्योर है, जिनको 2-3 प्लेयर्स के ड्रॉप होने के बाद टीम में शामिल किया गया हो, या मोहम्मद अली जिनका डोमेस्टिक कैरियर तो होगा अच्छा है, पिछले 2-3 साल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस भी है, लेकिन इंटरनेशनल कैरियर में उनका ये सिर्फ सेकंड मैच था, उनसे हम ये तवक्को नहीं कर सकते थे। और उन जिस तरह की उनसे तवक्को थी नॉर्मल एवरेज बॉलिंग की, हमने आपको याद होगा कि पिछले मैच में भी डिस्कस किया था मोहम्मद अली के बारे में, तो वो एक एवरेज ही बॉलर है डोमेस्टिक के अंदर, को बहुत एक्सेप्शनल बॉलर नहीं है। और पाकिस्तान को फास्ट बॉलर की सरजमीन इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया है। किसी के पास बाउंस अच्छा था, किसी के पास पेस थी, किसी के पास रिवर्स स्विंग थी, किसी के पास सीम का अच्छा इस्तेमाल करना था, ये सब क्वालिटीज थी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के पास। लेकिन इस वक्त हमारी सबसे बड़ी कमजोरी इस टेस्ट मैच, इन दोनों मैचेस के अंदर हमारी फास्ट बॉलिंग दिखाई दी है। हमारे फास्ट बॉलिंग ने स्ट्रगल किया है इस वक्त। 2-3 जो हमारे, इसको मैं तो ये कहूंगा कि जो लोड मैनेजमेंट सही नहीं की फास्ट बॉलर्स की, जो T20 खेल रहे हैं वही वनडे खेल रहे हैं, उनको ही टेस्ट में भी उनका ही इंतखाब कर लिया गया। तो उनको वर्कलोड मैनेजमेंट जब आप नहीं करेंगे तो फिर प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता इंजरीज का शिकार होंगे। शाहीन शाह अफरीदी की एग्जांपल हमारे सामने है, वो इंजर्ड हुए और उसके बाद, अब मैं यहाँ पर ये वर्ड यूज करूं तो शायद लोगों को बुरा लगता है कि प्लेयर्स को इनसिक्योरिटी होती है, हालांकि शाहीन शाह अफरीदी को कोई इनसिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी इंजरी को लेकर 3-3 बस्ते अपने ट्रॉली पर घसीटते हुए नीदरलैंड गए थे। हालांकि उनको पता था कि वहां पर उन्होंने इवन की जॉगिंग भी नहीं करनी, नेट्स का इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है, वो वहां पर जस्ट वॉक करने के लिए गए थे। लेकिन क्यों? क्योंकि वो टीम के साथ रहना चाहते थे। उसके बाद हारिस रऊफ की इंजरी आई और अब नसीम शाह की जो इंजरी आई है, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास शायद फास्ट बॉलर्स इस पूरे 22 करोड़ अवाम में है ही नहीं। मोहम्मद अली और फहीम अशरफ का जिस तरह का इंतखाब किया है, इसमें तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में इन 3 फास्ट बॉलर के स्ट्रगल करने की वजह से या इंजरीज की वजह से हमारी पूरी तहस नहस हो चुकी है हमारी फास्ट बॉलिंग लाइन। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कुछ एक मुहावरा है, कुछ सानू मरंदा शौक भी थी, कुछ इस तरह की कोई एक मुहावरा में जेन से निकल गया। हाँ, तो शहर के लोग भी जालिम थे। तो वो जो जोएल विल्सन ने फैसला दिया सऊद शकील का, जो कि 94 के ऊपर खड़े हुए थे और एक अच्छी इनिंग खेल रहे थे, और उनसे ये तवक्को की जा रही थी कि वो मैच फिनिश करेंगे, और उसके ऊपर जोएल विल्सन ने जो एक फैसला दिया ऑले पॉप के जो कैच पकड़ने पर, वो इंतहाई मायूस कुन है और मुतराजे है। और बहुत सारे जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो इसके ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं और एतराजात भी उठा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपका भी इरफान ज़हीर साहब। जी व्यूअर्स, तो ये था आज का स्पोर्ट्स ऑन। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।